इस वीडियो में हम एस्केप द स्प्रेडिंग फायर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक m क्रॉस n साइज का ग्रिड दिया हुआ है जिसमें हर एक सेल की वैल्यू क्या है, आइदर 0, 1 और 2। 0 रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पर ग्रास है, 1 रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर फायर है, आग लगी हुई है, 2 रिप्रेजेंट करता है वॉल जिसपे ना तो फायर पास कर सकती है ना ही आप पास कर सकते हो। आपका एम क्या है, आपको टॉप लेफ्ट सेल 0 0 से शुरू करना है और बॉटम राइट सेल m-1 n-1 यहाँ तक जाना है। आप मूव क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। इसके साथ जैसे ही आप एक मूव चलोगे तो फायर भी चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, एक एक सेल चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, चारों डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन इनमें स्प्रेड होगी। आपको फायर को इवेड करते हुए लास्ट सेल तक पहुंचना है। आपको रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स जितना आप 0 0 सेल पर वेट कर सकते हो, कि अगर इतने टाइम वेट करने के बाद भी आप चलोगे तो भी आप सेफली लास्ट सेल पर पहुंच जाओगे, आपको फायर कैच नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप लास्ट सेल तक नहीं पहुंच पाओगे तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। जैसे हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये दी हुई है, इसमें आपके 2 सेल पर फायर है। 1 सेकंड बाद क्या होगा, आपकी फायर स्प्रेड होगी, इस सेल से यहाँ पर फायर आ जाएगी, इस सेल से यहाँ पर और यहाँ पर फायर आ जाएगी। फिर 2 सेकंड पर क्या होगा, इस सेल की वजह से यहाँ पर फायर आ जाएगी, इस सेल की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर फायर आ जाएगी, इस सेल की वजह से यहाँ पर फायर आ जाएगी। इस तरह से हर एक मिनट के बाद फायर स्प्रेड करेगी। जैसे 3rd सेकंड पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। अभी अगर मैं इस सिचुएशन पर मूव करना शुरू करूँ, मैं कहाँ आऊँगा, यहाँ आऊँगा, मुझे 1 मिनट लगेगा, उतने में फायर कहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर मैं मूव करके यहाँ पर आ जाऊँगा, 1 और मिनट लगेगा, इतने में फायर स्प्रेड करके यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से मैं हर बार फायर के एक आगे रहूँगा, फायर मुझे कभी भी कैच नहीं कर पाएगी। तो अगर मैं 3 सेकंड का वेट करता हूँ उसके बाद भी मैं सेफली पहुँच सकता हूँ लास्ट सेल पर। लेकिन अगर मैं 3 से ज़्यादा वेट करूँगा तो उस केस में क्या होगा, फायर मुझे कैच कर लेगी। तो मैक्सिमम मैं इस पोजीशन पर कितना वेट कर सकता हूँ, 3, और वही मुझे रिटर्न करना है। और इस डायग्राम में यही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि 3 मिनट के बाद आपकी पोजीशन ये हो गई। फिर आपने मूव करना शुरू किया, आप यहाँ पर आए और फायर स्प्रेड करके यहाँ पर हो गई। फिर आप यहाँ पर आए और फायर इस तरह से स्प्रेड होती गई। तो लास्ट में आप सेफली अपने सेफ हाउस पर पहुँच जाओगे, आपको फायर कैच नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा वेट करते तो उस केस में क्या होता, 4 सेकंड पर फायर यहाँ पर आ जाती। फिर अगर आप मूव करना शुरू करते तो आप यहाँ पर आते, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर मूव करते तो फायर आपको कैच कर लेती। नाउ इसमें एक कॉर्नर केस भी दिया हुआ है कि नॉर्मली अगर आप सेल पर पहुँचते हो और उसके बाद फायर पहुँच जाती है, जैसे आप यहाँ पर हो और अभी आपके मूव करने से पहले फायर यहाँ पर पहुँच गई, तो उस केस में क्या है, आप फेल हो गए, आप सेफली अपने सेफ हाउस पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहुँचे, कि आप यहाँ पर पहुँचे हो और उसी सेकंड में फायर यहाँ पर आ गई, तो उस केस में आप सेफ माने जाओगे। अगर आप डेस्टिनेशन पर पहुँच गए और फिर फायर आती है तो उस केस में आप सेफ माने जाओगे। लेकिन बाकी सेल के केस में ऐसा नहीं है, आपने मूव चला, आप यहाँ पर पहुँचे, फिर फायर यहाँ पर अगर आपको कैच कर लिया तो उस केस में आप फेल माने जाओगे। ये कॉर्नर केस का हमें ध्यान रखना है। नाउ हमारा एम क्या है, हमें 0th पोजीशन पर मैक्सिमम टाइम वेट करना है जिसके बाद भी हम सेफली लास्ट सेल तक पहुँच पाए। हम सेफली किसी सेल पर पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि उस सेल पर उस टाइम पर फायर पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही। बेसिकली उस सेल पर फायर कितने टाइम में पहुँच रही है और हम कितने टाइम में पहुँच रहे हैं। तो मैं ये कैसे कैलकुलेट करूँ कि किसी भी सेल पर फायर कितने टाइम में पहुँचेगी। जैसे हमने अभी देखा था कि स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 सेकंड में ऑलरेडी फायर थी, फिर 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँचेगी, फिर 2 सेकंड में फर्दर स्प्रेड होगी, फिर 3 सेकंड में फर्दर स्प्रेड होगी, 4 में फर्दर स्प्रेड होगी। तो हम ये कैसे पता करें कि हमारे किस सेल पर कितने टाइम में फायर पहुँचेगी। इसके लिए आप ऑब्जर्व करो, सारे के सारे सेल, जैसे 2 मेरे फायर सेल थे, सारे के सारे सेल अपने एडजेसेंट सेल को साइमल्टेनियसली फायर अप कर रहे हैं। जैसे इसने इन दोनों सेल को किया, उसी टाइम पर इसने भी अपने एडजेसेंट सेल को फायर अप कर दिया। फिर जो फायर अप सेल होंगे वो नेक्स्ट मिनट में अपने एडजेसेंट सेल को साइमल्टेनियसली फायर अप करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक लेवल था, 1 वाला मेरा एक लेवल है, फिर सेकंड वाला मेरा एक और लेवल है, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, एंड सो ऑन। इस तरह से मेरे लेवल बाय लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं इस पूरी टेबल को एक BFS की हेल्प से फिल कर सकता हूँ। कैसे, देखते हैं। इनिशियली हमारे इन 2 सेल में फायर थी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फायर 0 सेकंड में पहुंची, स्टार्टिंग से ही फायर थी तो यहाँ पर फायर 0 सेकंड में पहुंची। तो एक टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक करंट टाइम वेरिएबल ले सकते हैं। इसमें हम कह देते हैं कि अभी करंट टाइम 0 है और इन दोनों सेल को हम करंट टाइम 0 से अपडेट कर देंगे। फिर हमें इनके एडजेसेंट सेल को फायर अप करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पर एक BFS लगा सकते हैं। हम इन दोनों सेल्स को क्यू में डाल देंगे। क्यू में हम इसका कोऑर्डिनेट 1,5 और इसका कोऑर्डिनेट 2,4 हम इनके कोऑर्डिनेट डाल देंगे।
और ये हमारा क्या हो गया, एक लेवल हो गया। फिर हम इसको पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद हम इसके एडजेसेंट नंबर ये दोनों अपनी क्यू में डाल देंगे। ये नेबर्स मेरे क्या होंगे, 1,6 और 0,5, ये दो नेबर होंगे। फिर हम इसको पॉप करेंगे, 2,4, इसका एडजेसेंट नंबर क्या है, ये है, यानी कि 2,3, इसको भी हम क्यू में डाल देंगे। हमारा ये वाला लेवल खत्म हो गया, यानी कि नेक्स्ट लेवल में हमारी 3 नोड्स हैं। जैसे ही हमारा लेवल खत्म होगा हम अपने करंट टाइम को +1 यानी कि 1 कर देंगे। ये इंडिकेट करने के लिए कि नेक्स्ट लेवल के ये जो 3 सेल हैं ये कितने टाइम में फायर अप होंगे, मेरे 1 सेकंड में। फिर हम सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। हमारी ये थी, इस पर हम 1 कर देंगे कि ये हमारा 1 टाइम में फायर अप होगा। इसको पॉप करेंगे, इसके एडजेसेंट को अपनी क्यू में डाल देंगे। इसके एडजेसेंट क्या क्या होंगे, 2,6 और 0,6, 2,6 और 0,6, ये मेरे नेक्स्ट लेवल में ऐड हो जाएंगे। फिर हम 0,5 इसको पॉप करेंगे। इसका एडिशन क्या है, 0,4 और 0,6, ये दोनों हैं। और साथ में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो करंट सेल था ये कितने टाइम फायर अप होगा, मेरे करंट टाइम में, यानी 1 टाइम में ये फायर अप हो जाएगा। फिर हम इसको पॉप करेंगे। पॉप करते हुए क्या कहेंगे कि ये 1 टाइम में फायर अप हो जाएगा। इसका नेबर क्या निकलेगा मेरा, 2,2, ये मेरा नेबर निकलेगा। तो नेक्स्ट लेवल के लिए मेरी क्यू में इतने एलिमेंट्स आ गए और मेरा लेवल खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने करंट टाइम में +1, यानी कि मेरा करंट टाइम हो जाएगा 2। तो जब भी मैं इस लेवल से एलिमेंट को पॉप करूँगा तो वहाँ पर 2 अपडेट कर दूँगा। कैसे करेंगे, हमारा ये पॉप होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये नेक्स्ट लेवल में पुश हो जाएंगे। फिर ये पॉप होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये पॉप होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, हमारे 2 वाले 1 1 करके पॉप होंगे, तो इस 2 की वजह से यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल में 3 वाले पॉप होंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर इस 4 की वजह से यहाँ पर 5 आएगा, फिर इस 5 की वजह से यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14। 14 टाइम के बाद हमारे सारा का सारा ग्रिड अपडेट हो गया। वॉल पर तो हम जा ही नहीं सकते थे, बाकी सारे सेल को हमने अपडेट कर दिया। और वॉल के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी वॉल होगी वहाँ पर हम -1 दे देंगे। किस लिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर ना तो फायर जा सकती है ना ही हम जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ग्रिड को अपडेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर एक सेल पर फायर किस टाइम में पहुंचेगी। वॉल पर कभी पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए -1। स्टार्टिंग में जो सेल थे वहाँ पर 0, बाकी हमने BFS की हेल्प से इस पूरे ग्रिड को अपडेट कर देंगे। हर एक मिनट में हम एडजेसेंट लेफ्ट राइट अप डाउन उन सेल पर फायर लेकर चले जाएंगे। नाउ इसके बाद हमें ये पता चल गया कि हर सेल पर फायर कब पहुंचेगी। अब हमारा रह क्या गया, हमें ये निकालना है कि हम कितना टाइम वेट करने के बाद भी लास्ट तक सेफली पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए देखो, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर 0 सेकंड वेट करूँगा कि स्टार्टिंग से ही चलना शुरू करूँगा, तो क्या होगा, जब मैं यहाँ पर हूँ तो 1 सेकंड में यहाँ पर पहुँचूँगा, फिर 2 सेकंड में यहाँ पर पहुँच सकता हूँ या फिर यहाँ पर पहुँच सकता हूँ। सिमिलरली 3 सेकंड में यहाँ पर पहुँच सकता हूँ और यहाँ पर पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर फायर भी 3 सेकंड में पहुँच जाएगी, तो इस सेल पर मैं नहीं जा सकता। मैं किस सेल पर जा सकता हूँ, जहाँ पर फायर मेरे बाद पहुँच रही हो, यानी मेरे पहुँचने का टाइम फायर से कम हो। अब अगर मैं इस सेल पर नहीं जा सकता तो इससे ना ये वाला पार्ट ट्रैवर्स कर सकता, ना ये वाला पार्ट ट्रैवर्स कर सकता, ये मेरे लिए ब्लॉकिंग सेल हो गया। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इस सेल से फर्दर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 4 इतने में पहुँच सकता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 5 में, यहाँ पर 6 में, यहाँ पर 7 में, यहाँ पर 8 में, यहाँ पर 9 में और इन 2 सेल पर 10 में। अब अगर मैं देखूँ, अगर मैं ये वाला पाथ चुनता तो मैं सेफली सेफ पास तक पहुँच पा रहा हूँ। हर एक पॉइंट पर क्या है कि फायर जब पहुँच रही है उससे पहले मैं पहुँच पा रहा हूँ। तो अगर मैं 0 सेकंड वेट करूँ तो मैं इजीली पहुँच जाऊँगा। सेम चीज़ हम 1 टाइम के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं 1 सेकंड वेट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 1। फिर मैं मूव करना शुरू करूँगा तो यहाँ पर 2 पर पहुँचूँगा, यहाँ पर मैं 3 पर पहुँचूँगा, यहाँ पर मैं 4 पर। लेकिन अब मैं जब पहुँच रहा हूँ उससे पहले फायर पहुँच जा रही है, तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकता। अगेन ये सारे पाथ तो कैंसिल हो गए, ये पाथ भी कैंसिल हो गया। अब मुझे यहीं से आगे जाना है। सिमिलरली मैं देखूंगा तो यहाँ पर 4, फिर 5, इस तरह से करते करते मैं सेफली सेफ हाउस तक पहुँच जाऊँगा। फिर अगर मैं 2 के लिए ट्राई करूँगा तो सेम चीज़, 2 से शुरू किया, यहाँ पर 3 में पहुँचा, फिर 4 में पहुँचा। सेम चीज़ करते करते मैं सेफ हाउस तक पहुँच जाऊँगा। सेम चीज़ अगर मैं 3 के लिए ट्राई करूँगा तो भी पहुँच जाऊँगा। अब हम 4 का केस देखते हैं। तो 4 के केस में क्या हुआ, हमारा इनिशियल टाइम 4 यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर देखूँगा 5, इतने टाइम में पहुँच रहा हूँ, लेकिन इतने टाइम में फायर भी पहुँच जा रही है। तो ये सेल मेरे लिए ब्लॉकिंग सेल हो गया, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, यहाँ पर नहीं जा सकता, तो इससे इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। मेरे सारे पाथ ब्लॉकिंग हो गए, मैं कभी भी सेफ हाउस तक नहीं पहुँच पाया। तो 4 सेकंड अगर वेट करूँगा तो उस केस में मैं सेफ हाउस तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और अगर 4 पर नहीं पहुँच पा रहा तो 4 से ज़्यादा वेट करूँगा तो क्या होगा, फायर और ज़्यादा स्प्रेड होगी, यानी कि मैं सेफ हाउस तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अगर मेरा किसी चीज़ के लिए आंसर नो आ रहा है तो उससे ज़्यादा अगर वेट करूँगा तो उसके लिए आंसर मेरा नो ही आएगा। तो इसलिए मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ,
डायरेक्ट 3। तो एक बार जब हमने फायर के लिए हमारा मैट्रिक्स बना लिया तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ से लेकर एंड तक पाथ है या नहीं है। किसी पर्टिकुलर टाइम जैसे 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पाथ है या नहीं है। हमें क्या चेक करना है कि जो फायर के पहुँचने का टाइम है हमारा टाइम उससे कम होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर लास्ट सेल। लास्ट सेल पर हम सेम टाइम पर, जिस टाइम पर फायर पहुँच रही है उस टाइम पर हम भी पहुँच सकते हैं। जैसे अगर हम 14 टाइम पर यहाँ पर पहुँच रहे होते तो ये सेफ माना जाता। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन में दिया है कि सेफ हाउस पर हम सेम टाइम में भी पहुंच सकते हैं। बाकी किसी भी सेल पर हमारा टाइम एक कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा 12 या उससे कम होना चाहिए, यहाँ पर हमारा 11 या उससे कम होना चाहिए। नाउ अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें सिंपली क्या करना है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, हर एक टाइम के लिए हम फाइंड आउट करते जाएँ। और जब भी हमारा कोई पहला फेलियर आए, जैसे 4 के केस में हमारा पहला फेलियर आएगा, तो हम लास्ट वाला जो सक्सेसफुल था वो वैल्यू रिटर्न कर दें। लेकिन इससे क्या हुआ, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी एक पास करने के लिए हमें कितना लगेगा, m इंटू एन। अगर m हमारी रोज है और n हमारे कॉलम्स हैं तो एक पार्ट ट्रेवर्स करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, m इंटू एन। बेसिकली हम अगेन BFS से लगाएंगे। और मैक्सिमम हम कितना टाइम वेट कर सकते हैं, हमें दिया है 10⁻⁹। हमारा आंसर यहाँ तक हो सकता है। तो हमें m इंटू एन इंटू 10⁻⁹ इतना टाइम लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। ऑप्टिमाइज़ हम इसको कैसे कर सकते हैं, अभी हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर हमारा एक टाइम पर फेल आ गया, जैसे 4 पर फेल आ गया, तो हमें 5, 6, 7 ये सब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम राइट हाफ को पूरा पूरा डिस्कार्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरा किसी टाइम पर ट्रू आता है, जैसे 2 के लिए मेरा ट्रू आता है, तो मुझे 0 और 1 इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इनके लिए भी ट्रू ही आएगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम मैं वेट करूँगा उतनी मेरी ज़्यादा फायर स्प्रेड हो रही है, मेरे चांसेस उतने कम हो रहे हैं। लेकिन अगर 2 के लिए मेरा आंसर सक्सेस आ रहा है तो 0 और 1 के लिए भी सक्सेस आएगा। तो मैं अगेन सक्सेस के केस में लेफ्ट हाफ को डिस्कार्ड कर सकता हूँ। तो हर एक आंसर के बेसिस पर हम एक हाफ को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये हमें क्या हिंट दे रहा है कि हम इस टाइमलाइन पर बाइनरी सर्च लगा दें। हम जो भी हमारी मिन और मैक्स रेंज है उसका मिड निकालें, मिड के लिए चेक करें कि आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो हम लेफ्ट हाफ को डिस्कार्ड कर दें, जो अभी हमारा ट्रू आया था उसको एक आंसर में स्टोर कर लें और अपने आंसर को बेटर करने की कोशिश करें। बेटर करने का क्या मतलब हुआ, हम राइट हाफ में सर्च करें। और अगर उसके लिए हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, राइट हाफ को डिस्कार्ड कर दें और अपने लेफ्ट हाफ में सर्च को प्रोग्रेस करें। और इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, m इंटू एन एक के लिए इंटू में log ऑफ t, जो भी हमारी रेंज होगी। रेंज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁻⁹ हो सकती है। तो m इंटू एन इंटू log ऑफ t। नाउ एक और चीज़, अभी हमने देखा हमारी रेंज कितनी थी, 10⁻⁹ इतनी थी। क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं, हम इस रेंज को और कम कर सकते हैं। एक चीज़ नोट करो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, मुझे m इंटू एन इतना टाइम लगेगा मैक्सिमम। सिमिलरली अगर फायर यहाँ पर है और वो अगर यहाँ तक पहुँच सकती है, सेफ हाउस तक पहुँच सकती है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसे कितना टाइम लगेगा, m इंटू एन इतना टाइम लगेगा जितने मेरे सेल हो गए। क्योंकि हर बार अगर वो यहाँ तक पहुँच सकती है तो हर बार एक सेल को तो फायर अप करेगी करेगी, एक सेल मेरा कम होता जाएगा, तो मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। तो अगर मैं इतने टाइम वेट करने के बाद भी यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इससे ज़्यादा टाइम वेट कर लूँ, मैं कितना ही टाइम वेट कर लूँ, मैं यहाँ तक पहुँच ही पाऊँगा। तो हम अपनी सर्च रेंज को क्या कर सकते हैं, 10⁻⁹ की जगह m इंटू एन प्लस 1 इतना कर सकते हैं कि अगर हमारा आंसर ये आ रहा है, हम इतने टाइम वेट कर सकते हैं, तो हम इससे ज़्यादा भी वेट करें तो भी हम सेफ हाउस तक पहुँच ही पाएंगे। तो उस केस में हम सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, अगर हमारा आंसर ये है तो हम मैक्सिमम टाइम जितना वेट कर सकते हैं 10⁻⁹ उतना रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा आंसर इससे कम आएगा तो हम वो एक्चुअल आंसर रिटर्न कर देंगे। और अगर हमारा आंसर ये आएगा तो हम उस केस में 10⁻⁹ ये रिटर्न कर देंगे। और अगर हमें ऐसा केस मिला कि कभी भी हम सेफ हाउस नहीं पहुंच पाए, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हमारी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, पहले BFS से हम ये निकालेंगे कि हमारी फायर हर एक सेल पर किस टाइम में पहुंच रही है। उसके बाद हम हमारी टाइमलाइन पर बाइनरी सर्च लगाएंगे और हर एक टाइम के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा यहाँ से एंड तक पाथ है या नहीं है, उस पर भी हम BFS लगाकर फाइंड आउट कर लेंगे। BFS में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी कि हम जब उस टाइम पर पहुंच रहे हैं, फायर उसके बाद पहुंचनी चाहिए, हम फायर से पहले उस सेल पर पहुंचने चाहिए। तो अब एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर दिया था, हमने उसके रो और कॉलम अपने m और n में स्टोर करा लिए। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें ये फाइंड आउट करना था कि हमारे हर एक सेल पर फायर किस टाइम में पहुंचेगी। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक और m क्रॉस n साइज का वेक्टर ले लिया, जिसको स्टार्टिंग में इंट में काफ़ी बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उस सेल पर अभी फायर नहीं पहुंच सकती।
हमने हर एक सेल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या लिखा है, एक फंक्शन लिख दिया, अपडेट फायर टाइम, कि हर एक सेल पर फायर किस टाइम में पहुंचेगी। तो अब हम ये फंक्शन देख लेते हैं। इस फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमारा बाइनरी सर्च लगाना है। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपल BFS की हेल्प से हम हर एक सेल का टाइम अपडेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक क्यू चाहिए होगी और हमें एक करंट टाइम चाहिए होगा जो कि 0 से शुरू होगा। 0 का मतलब है कि जो सेल ऑलरेडी फायर अप है उनका टाइम हम 0 से अपडेट कर देंगे। हम पूरे ग्रिड पर लूप लगाएंगे। अगर ग्रिड की वैल्यू 1 है यानी कि वहाँ पर फायर है तो हम उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। उसके सेल के टाइम को अपडेट कर देंगे, किससे, करंट टाइम से, और हमारी क्यू में पुश कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट मिनट पर अपने एडजेसेंट सेल को फायर अप कर पाए। और अगर हमारी ग्रिड की वैल्यू 2 है तो हम उसको -1 से अपडेट कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वहाँ पर वॉल है। तो अभी हमने सारे के सारे फायर सेल को अपनी क्यू में पुश कर दिया। उसके बाद हम सिंपली BFS लगाएंगे। BFS में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने करंट टाइम को अपडेट करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो +1 इतने टाइम में अपडेट होगा। हमने क्यू का साइज निकाल लिया और पूरी क्यू पर लूप लगा दिया। सबसे पहले हम क्यू के फ्रंट को पॉप करेंगे और उसके एडजेसेंट नेबर्स को चेक करेंगे। अगर एडजेसेंट नेबर्स विद इन बाउंड्री है, सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर वो बाउंड्री के बाहर है तो यहीं से कंटिन्यू कर जाओ, या फिर वहाँ पर एक वॉल है तो भी कंटिन्यू कर जाओ, या फिर हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं यानी कि उसका टाइम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं तो भी यहीं से कंटिन्यू कर जाओ। हमने चेक किया बाउंड्री चेक, वॉल चेक और विजिट चेक। अगर इनमें से भी कुछ भी है तो नेक्स्ट नेबर को देखो। अदरवाइज का मतलब क्या है, हमें उस सेल को फायर अप करना है जो कि हम नेक्स्ट सेकंड पर करेंगे। तो हम क्या अपडेट कर देंगे कि ये किस टाइम पर अपडेट होगा, करंट टाइम पर। हमारा जो न्यू सेल है उसको करंट टाइम पर फायर अप कर दो, विजिटेड मार्क कर दो और अपनी क्यू में पुश कर दो। तो हमने सिंपल स्टैंडर्ड BFS ही लगाया है। बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक सेल पर करंट टाइम के साथ उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें टाइम के लिए बाइनरी सर्च लगाना था। बाइनरी सर्च की हमारी रेंज क्या होगी, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना, m×n+1। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर इससे ज़्यादा वेट कर सकते हैं तब तो हम कितना भी वेट कर सकते हैं। उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 1e9 यानी कि 10⁻9। स्टार्टिंग में हमने आंसर को -1 ले लिया। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते, तो अगर हमारा आंसर अपडेट नहीं हुआ तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। फिर हमने बाइनरी सर्च लगाई हमारी लेफ्ट और राइट रेंज पर। हमने मिड निकाला और चेक किया कि क्या इतने टाइम वेट करने के बाद हम डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमने एक इज पॉसिबल फंक्शन लिख दिया। अगर पहुंच सकते हैं, यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पॉसिबल आंसर मिल गया। इसको अपने आंसर में स्टोर कर लो और बेटर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। बेटर आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपने राइट हाफ में सर्च करके, यानी कि लेफ्ट बाउंडेड को मिड+1 पर ले जाकर। और अगर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस टाइम और इससे ज़्यादा टाइम उतना वेट करके फाइनल सेल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें आंसर के लिए लेफ्ट हाफ में सर्च करना होगा, यानी कि अपनी राइट बाउंड्री को मिड-1 इस पर लेकर आना होगा। इस पूरे लूप के बाद हमें आंसर की वैल्यू मिल जाएगी। हम उसको m×n+1 इससे कंपेयर कर लेंगे कि अगर हमारा आंसर इससे छोटा है उस केस में तो हमें एक्चुअल आंसर रिटर्न करना है। वो -1 भी हो सकता है या कुछ वैल्यू भी हो सकती है, हमें वो रिटर्न करना है। लेकिन अगर हमारा आंसर m×n+1 इतना आया तो इसका मतलब क्या है, हम इससे ज़्यादा भी वेट कर सकते हैं। उस केस में हमें अपना मैक्सिमम आंसर 10⁻9 ये रिटर्न करना है। अब हम इज पॉसिबल कि हम ये कैसे चेक कर रहे हैं कि इतने टाइम वेट करने के बाद हम सेफ हाउस पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इस पॉसिबल फंक्शन में भी हमने सेम काम किया है। हमने सिंपल BFS लगाया। BFS कहाँ से लगाया हमने, 0 पोजीशन पर हमने एक क्यू लिए और अभी हमारा करंट टाइम कितना हो जाएगा, हम t सेकंड के लिए वेट कर रहे हैं तो हमारा 0 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा, t। तो हमने करंट टाइम को इस बार t से इनिशियलाइज कर लिया। पिछले BFS में हमने 0 से इनिशियलाइज किया था क्योंकि हमारी इनिशियल सेल कितने टाइम पर फायर अप हो रहे थे, 0 टाइम पर। लेकिन अब हम 0 सेल पर वेट कर रहे हैं तो हमारा करंट टाइम क्या हो जाएगा, t। हम हर एक स्टेप के साथ इस करंट टाइम को +1 करते जाएंगे। हमें 0 से शुरू करना है। अगर हमारा इतना वेट करने से पहले ही फायर वहाँ पर पहुँच गई, यानी कि फायर टाइम 0 सेल पर पहुँचने का हमारे करंट टाइम से कम या इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेफ हाउस पर नहीं पहुँच सकते, तो यहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज इसका मतलब क्या है कि हम इतने टाइम पर 0 सेल पर तो वेट कर सकते हैं, बाकी सेल पर मूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमें BFS से चेक करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 इसको हमारी क्यू में पुश कर देंगे और इसको विजिट मार्क कर देंगे, जो हम नॉर्मल BFS में करते हैं। फिर BFS में हम क्या करते हैं, जब तक लूप चलाते हैं जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, और उसके बाद हम करंट लेवल को प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हमने क्यू का साइज निकाल लिया कि हम इस लेवल को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कैसे करेंगे, लूप लगाकर। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम करंट टाइम को एक इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमने एक मूव कर लिया है। क्योंकि हर एक एलिमेंट को प्रोसेस कैसे करेंगे, हम फ्रंट से उसको पॉप करेंगे और फिर उसके चारों नेबर्स को चेक करेंगे। अगेन हम हमारी बाउंड्री के लिए, वॉल के लिए और विजिट इसके लिए चेक करेंगे कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो यहीं से कंटिन्यू कर जाओ, नेक्स्ट नेबर को चेक करो, अदरवाइज आगे बढ़ो। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा नया सेल आया है
अगर वो डेस्टिनेशन सेल है, हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो हमें बस क्या चेक करना है कि हम डेस्टिनेशन पर जो हमारा फायर टाइम था वहाँ पर, उससे पहले या फिर सेम टाइम पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। अगर पहुंच पा रहे हैं तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है। हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और जितने टाइम में हमें पहुंचना था उतने टाइम में पहुंच गए, तो हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन सेल नहीं है, तो यानी कि हमारा एक नॉर्मल सेल है, उस केस में हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर फायर किस टाइम में पहुँच रही है और हम किस टाइम में पहुँच रहे हैं। हम जिस टाइम पर पहुँच रहे हैं वो फायर के टाइम से कम होना चाहिए। तो अगर जिस टाइम पर हम पहुँच रहे हैं और फायर जिस टाइम पर पहुँच रही है, हमारा टाइम उससे कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उस सेल पर ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो हम उस सेल को क्यू में पुश कर देंगे और उसको विजिट मार्क कर देंगे, जो कि हम नॉर्मल बीएफएस में करते हैं। इस तरह से हमारे पूरे बीएफएस के टाइम पर अगर कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि हम डेस्टिनेशन सेल पर पहुंच गए और कम टाइम में पहुंच गए, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेस्टिनेशन सेल पर नहीं पहुंच पा रहे, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि इतने टाइम वेट करने के बाद हम सेफली डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। अकॉर्डिंगली हमारे रिजल्ट के बेसिस पर हम एक हाफ को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें सिंपली क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक बीएफएस लगाकर ये अपडेट किया कि हमारे हर सेल पर फायर किस टाइम में पहुंचेगी। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना था कि हम कितने टाइम तक वेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने बाइनरी सर्च लगा दी टाइम पर। हम हर बार एक टाइम चुनते गए और उसके लिए चेक किया कि क्या इतने टाइम वेट करके हम सेफली डेस्टिनेशन पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। अगर पहुंच पा रहे हैं तो उसको आंसर में स्टोर करो और बेटर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। नहीं पहुंच पा रहे तो लेफ्ट हाफ में सर्च करो। और ये चेक करने के लिए कि क्या इतने टाइम वेट करके हम सेफ हाउस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए हमने इस पॉसिबल फंक्शन लिखा, जिसमें हमने क्या किया, सिंपली एक और बीएफएस लगाया। और इसकी हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, m इंटू एन हमारे बीएफएस के लिए और log ऑफ m इंटू एन किसके लिए, हमारे टाइमलाइन पर सर्च करने के लिए। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एक हम ये फायर टाइम ये वेक्टर बनाएंगे, एक हम विजिटेड वेक्टर बनाएंगे, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑफ m इंटू एन, इतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और ये प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, तो इसके लिए मैंने इससे सिमिलर प्रॉब्लम्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपके बीएफएस के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और बीएफएस प्लस बाइनरी सर्च इस टाइप का पैटर्न कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये भी पता चल जाएगा। थैंक यू गाइस।